अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सरसलान। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉपिक्स को, जिसे फिज़िक्स की बेसिक्स में शुमार किया जाता है, बुनियादी चीज़ कहा जाता है, जिसको फिज़िक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस टॉपिक का आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स और उसकी टाइप्स को, लेकिन उससे पहले हम देखें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। याद रखें, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, जिसको किसी भी तरीके से मेजरमेंट किया जा सके, पैमाइश किया जा रहा हो, वो आपके पास कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब ये स्केलर क्वांटिटीज़ वो तमाम क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जिसको आप उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से डिस्क्राइब कर सकें, वो आपके पास कहलाते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फिर इसी तरीके से ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड which can be classified by their magnitude, unit as well as specific direction। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको उनके मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की मदद से एक्सप्लेन किया जा सके, वो आपके पास कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को और उसकी तमाम क्वांटिटीज को जो हमारे पास यूज होती हैं। वेक्टर्स की कौन कौन सी ऐसी टाइप है जो हमारे पास यूज होती है। तो सबसे पहले वेक्टर को समझते चलें। जैसे आपके पास था स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्या होती है? वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जरूरत हो, वो आपके पास कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। साथ में लिखा हुआ है वेक्टर अलजबरा। अब क्या मतलब वेक्टर अलजबरा? वेक्टर सिंपल तरीके से एडिशन नहीं होती, जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं किसी भी दो नंबर्स को ऐड करवाने के लिए 2 + 3 अर्थमेटिक एडिशन के मुताबिक हम इसको ऐड कर सकते हैं, 5 आ गए। लेकिन अगर दो हमारे पास वेक्टर मौजूद होते हैं, एक वेक्टर फॉर एग्जांपल के तौर पे 2 न्यूटन का एंड सेकंड जो वेक्टर था वो हमारे पास था फॉर एग्जांपल के तौर पे 3 न्यूटन का। अब इनको ऐड करने के लिए क्लास 9 में भी हमने टॉपिक डिस्कस किया था, हेड टू टेल रूल। उसी के मुताबिक वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। वेक्टर को सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के मुताबिक ऐड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए वेक्टर और स्केलर से इस तरीके से भी अलग है कि वेक्टर की एडिशन जो होती है वो अलजेब्रिक रूल के मुताबिक होती है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक होती है। जिसकी एग्जांपल में हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात करें तो मास हमारे पास, वहां पर टाइम जो है वो आपके पास मास, टाइम, ये हमारे पास कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज। फिर मजीद स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के अलावा एक और क्वांटिटी होती है हमारे पास जो एमकेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास स्केलर और वेक्टर का जो टॉपिक है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर में देखें तो वहाँ चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। इसके अलावा एमकेड, एमडीकेड, ईकेड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 ही दिया हुआ है जिसमें हम इन तमाम टॉपिक्स को समझते हैं, इसके मुताबिक एमसीक्यूज होते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझना है। टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनके हायर ऑर्डर नंबर होता है या मैक्सिमम डायरेक्शन होती है। जैसे स्केलर क्वांटिटीज में नो नीड डायरेक्शन, इसमें किसी किस्म की नो नीड डायरेक्शन, इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटीज को देखें तो इसमें अगर एक डायरेक्शन भी हो तो हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो डिस्क्राइब हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे पास टेंसर क्वांटिटीज हैं इसको मैक्सिमम डायरेक्शन चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्शन, जितनी भी एक से ज़्यादा आपके पास डायरेक्शंस मौजूद हो तब आप टेंसर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मज़ीद अगर आगे चलें तो इसकी टाइप्स में सबसे पहली है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहा जाता है, वेक्टर की वो टाइप है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। इसके नेम से जाहिर है यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड जिसका 1 के बराबर हो एंड हैव अ डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, असल में डायरेक्शन दिखाता है कि किस सेंस में आपके पास वेक्टर मौजूद है। जैसे यूनिट वेक्टर है, याद रखें इसको, यूनिट वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के बराबर होता है।
वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के बराबर होता है यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपके पास यूनिट वेक्टर डिस्कस किया जाता है। जैसे आपके पास कोई एक वेक्टर स्पेस में मौजूद हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे आई, जे और के तीनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं इस ऑब्जेक्ट के, तो ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्स दिए 3i + 2j - 4k, तो ये आपके पास कहा जाएगा कि ये वेक्टर कहाँ पर मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है, स्पेस में मौजूद है, क्योंकि उसमें तीनों आपके पास एक्सिस मौजूद है, एक्स एक्सिस भी मौजूद है, वाई एक्सिस भी मौजूद है और जेड एक्सिस भी मौजूद है। इसी तरीके से अगर सिर्फ दो आपके पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मौजूद होता, तो कहा जाएगा कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है प्लेन पर मौजूद है। अगर तीनों एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मौजूद है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, तो हम चेक करेंगे कि अगर वो दो एक्सिस पे मौजूद हो, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मौजूद हो, जैसे हमारे पास 2i - 5j गिवन है, दो आपके पास एक्सिस इसमें गिवन है, 2 एक्सिस गिवन है, तो इसका मतलब है ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर मौजूद होगा, प्लेन पर मौजूद होगा। इसी तरीके से एक्सिस में भी मौजूद हो सकता है, एक्स एक्सिस में भी मौजूद हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी मौजूद हो सकता है, वन एक्सिस वाई एक्सिस में भी मौजूद हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी मौजूद हो सकता है। इसी के साथ मजीद आगे चलें तो आपके पास यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जैसे अभी बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस मौजूद होते हैं, जिससे आई, जे और के के जरिए भी क्लासिफाइड किया जा सकता है। आई, जे और अगर के कंपोनेंट को हम देखें तो वो भी इस तरीके से क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k, तीनों एक्सिस मौजूद है, इट मींस कि वो जिसकी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो ऑब्जेक्ट जो है आपके पास कहाँ पर मौजूद होगा, स्पेस में मौजूद होगा। इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाया ए वेक्टर अपॉन ए मॉड, जो किसके बराबर है, ए वेक्टर हमारे पास 2i + 3j + 4k के बराबर है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने सीख रखा था लास्ट क्लास में कि जो भी i कंपोनेंट के साथ मौजूद है वैल्यू उसका स्क्वायर, फिर जो भी y कंपोनेंट के साथ मौजूद है उसका स्क्वायर, फिर जो z कंपोनेंट के साथ है इसका स्क्वायर। तो ये ऊपर वेक्टर इसी तरीके से रहा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। फिर ऊपर वेक्टर इसी तरीके से लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर मालूम करना है, ये इसी तरीके से तीनों वैल्यूज को ऐड करें आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 29। ये हमारे पास आया यूनिट वेक्टर। अगर हम इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहें कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकाला जाता है, जैसे हमने अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, सेम तरीके से हम यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। आई के साथ क्या मौजूद है, 2/29 इसका स्क्वायर, फिर जे के साथ क्या मौजूद है, 3/√29 इसका स्क्वायर, फिर जे के साथ क्या मौजूद है, जे के साथ था, अब इस बार हमारे पास किसके साथ वैल्यू मौजूद होगी, के साथ जो वैल्यू मौजूद है 4/√29, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये रूट में 29 मौजूद था, उसको रूट से बाहर निकाला। इसी तरीके से फिर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड किया, √29, फिर 29 और 29 आप सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1, और √1 किसके बराबर होता है, 1। तो इसका मतलब है जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो, तो हमने जब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1 के। मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए यहाँ 3 क्वेश्चन दिए, जिसमें एक बी वेक्टर गिवन है, इसका भी आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से फिर हमारे पास ए वेक्टर मौजूद है, इसका भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आई क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है, ऊपर ही जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद थी, ये थर्ड क्वेश्चन है। ए और बी इन दोनों को पहले a+3 भी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि किस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, उसके बाद यूनिट वेक्टर निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें तो हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को याद रखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर भी कहा जाता है। इसी तरीके से एड्रेस वेक्टर जो है वो भी कहा जाता है, पोजीशन या पॉइंट वेक्टर भी
कहा जा सकता है, लोकेशन वेक्टर भी कहा जा सकता है। लेकिन इन तमाम पोजीशन वेक्टर का मतलब है रेफरेंस की जरूरत होगी, किसके पॉइंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप किसी को एड्रेस बताना चाहते हैं तो अपने घर से कोई नियर जो प्लेस मौजूद होगी, कोई मशहूर जगह होगी, उसको रेफरेंस दे के बताएंगे कि इस वाली गली में, इस वाली स्ट्रीट में, इस वाली मस्जिद के करीब आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो उसमें विद द रेफरेंस टू ओरिजिन, ओरिजिन से को रेफरेंस बनाते हुए हम काम करेंगे। रेफरेंस मौजूद होगा, उससे मुताबिक हम बताएंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो रेफरेंस को देखते हुए बताएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक वेक्टर मौजूद हो 3i + 7j और +10 के, तो ये आपके पास आर वेक्टर, ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, आर वेक्टर से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से आर वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओ जो आपको नजर आ रहा है, इसको ओरिजिन भी कहा जाता है, इसी तरीके से इनिशियल पॉइंट भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे कि आपके पास ए एंड बी आ जाएगा, तो फर्स्ट जो है वो आपके पास इनिशियल और सेकंड जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनल। और ये क्या लोकेट कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन जो है वो बी की तरफ है। इसी तरीके से ए जो है वो आपके पास पॉइंट वेक्टर भी कहलाता है, पोजीशन वेक्टर भी कहलाता है और फाइनल पोजीशन भी कहलाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर आपके पास प्लेन में मौजूद हो 4i + 6j, i है इसका मतलब है x एक्सिस में मौजूद है, j है इसका मतलब है y एक्सिस में। अगर इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो ये आपके पास 4i आ गया और ये हमारे पास 6j आ गया। अब हम इसको ऐड करवाना चाहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। याद रखें कि इस पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। क्यों डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपस में मिलाए वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यहाँ देखें ये इसका ओरिजिन था, इस ओरिजिन से फाइनल पॉइंट तक जो है उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर भी है और इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। तो हमने 4i + 6j लिखा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं आर वेक्टर का, तो ये कैसे आएगा, ये निकालने के लिए हमने एक्स आई के साथ जो वैल्यू मौजूद है इसका स्क्वायर, इसी तरीके से जे के साथ जो वैल्यू मौजूद है इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16 और 6 का स्क्वायर ओपन कर लिया तो वो हमारे पास आ गया 36। ऐड करेंगे 52। कैलकुलेटर का यूज नहीं किया जाता है एमडीकैट में, तो आप लोगों को बेसिक रूट की वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे ये हमारे पास 52, अगर 49 होता परफेक्ट स्क्वायर होता, तो परफेक्ट स्क्वायर तो 49 का हमें पता है 7 आ जाता, लेकिन ये अब 52 है तो 7.2 या 7.3 दोनों में से इनके मिड में कोई वैल्यू हो सकती है। इसी तरीके से एक और मैंने एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन बनाया है कि अगर ये आपके पास मैंने खुद आपको ऑर्डर्ड फॉर्म में दिए, याद रखें कि पहली वैल्यू जो होगी वो आई एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, जेड एक्सिस की। यह कहा जा सकता है आई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में और के डायरेक्शन में मौजूद है। अब आर वेक्टर और आर ए वेक्टर और आर बी वेक्टर मौजूद है। अब हम इनको किसी तरीके से आपस में सॉल्व करके ए बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुई है वो स्ट्रेट लाइन जो होगी उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट होगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास हो बी वेक्टर, तो हमने ए बी फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बनता है। जब भी हमें ये वेक्टर, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आया किस तरीके से। ये दो वेक्टर्स थे आपके पास, एक वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये, दूसरा पोजीशन वेक्टर ये। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पोजीशन वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर दिया, दूसरे पोजीशन वेक्टर को यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ये जो आपस में मिल रहे हैं, ये आपके पास आर वेक्टर आ गया, ये आर ए आ गया और ये आपके पास आ गया आर बी। अब पहले हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, उसका रिजल्टेंट जो आर बी बनाने के लिए हमने दूसरा वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक ड्रॉ किया। एक वेक्टर उसकी टेल के साथ सेकंड वेक्टर को ऐड करवाया। अब रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और लास्ट वेक्टर की हेड के साथ मिल रहा हो वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो यही आर बी काम कर रहा है। लेकिन हम अगर रूल के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करें तो आर बी किसके बराबर आएगा, आर ए प्लस आर के बराबर। अगर हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आर ए प्लस का, उस साइड जाके इसका हो जाएगा माइनस का, तो आर वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, आर बी माइनस
आर ए के बराबर आ जाएगा। लिखा हुआ भी है आर बी जो है वो आपके पास फाइनल पोजीशन में है और आर ए जो है वो इनिशियल पोजीशन में। तो वही काम किया, आर बी माइनस आर ए, आर बी की वैल्यू लिखी है हमारे पास 5i प्लस 6j प्लस 7k, इसी तरीके से ये हमारे पास 2i 3j एंड 4k। माइनस का साइन था तो ब्रैकेट लगा के माइनस आ गई। पूरा सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे हमारे पास देखें यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, फिर इसी तरीके से 6 माइनस 3 किए तो हमारे पास अगेन 3, और 7 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, अगेन 3 का स्क्वायर 9, 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। ये हमारे पास इसका आंसर है। याद रखें, एक जब भी हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरीके से आर ए माइनस आर बी जो होगा, अगर जो भी पोजीशन वेक्टर बना के दे रहा होगा, फाइनल पॉइंट दे रहा होगा जो बाद में मौजूद होगा, वो उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस करवा देंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के दिए, इसको भी आपने ए बी इसका फाइंड आउट करना है उसी तरीके से जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया। उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ टू यूनिट वेक्टर्स और पोजीशन वेक्टर्स दोनों को मिला के एक स्टेटमेंट आई है एमसीक्यूज के तौर पर कि ये सही है या नहीं। कहा जा रहा है अगर दो यूनिट वेक्टर्स हो और अगर वो सेम हो, इफ टू यूनिट वेक्टर्स आर सेम, एक जैसे हैं, तो बताएं कि वो पोजीशन वेक्टर भी, उनकी जो पोजीशन वेक्टर भी होगी वो भी सेम होंगी या नहीं होंगी। देन द पोजीशन वेक्टर विल आल्सो बी सेम, अगर दो यूनिट वेक्टर सेम है तो पोजीशन वेक्टर भी सेम होंगे या नहीं होंगे, फॉल्स। क्यों, इसको समझना होगा कि पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल के तौर पे एक वेक्टर यहाँ तक ए वेक्टर मौजूद है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर मौजूद है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब डायरेक्शन इनकी सेम हो सकती है, जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, बी वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, डायरेक्शन तो सेम है। लेकिन अगर पोजीशन की बात करें, इसकी पोजीशन यहाँ तक है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, लेकिन इसका ओरिजिन से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, पोजीशन चेंज है लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है, तो नॉट सेम, पोजीशन नॉट सेम। इन्होंने तो कहा कि आपके पास यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर सेम होंगे, लेकिन वो सेम नहीं होंगे। यूनिट वेक्टर दो सेम हो सकते हैं लेकिन पोजीशन वेक्टर जब तक उनका मैग्नीट्यूड बराबर ना हो तो वो इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपके पास फॉल्स है। आगे बात करते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहते हैं? नल वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो बट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए वो 0 के बराबर हो लेकिन उसकी कोई ना कोई एक डायरेक्शन मौजूद हो, तो वो आपके पास कहलाता है नल वेक्टर। जीरो मैग्नीट्यूड, आर्बिट्ररी डायरेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसे डिफाइन ना किया जा सकता हो, किसी भी डायरेक्शन में उसको मेंशन किया जा सकता हो, वो आपके पास कहलाता है नल वेक्टर। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, हमने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई उसको राइट डायरेक्शन में और 10 न्यूटन ही की फोर्स लगाई जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो 0 निकलेगा, लेकिन उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कोई बॉडी मूव नहीं कर रही, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 वेलोसिटी कहलाएगी। 0 वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन कोई डायरेक्शन मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट हो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस देयर इज अ वेलोसिटी बट कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो वो मूव तो कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। फिर हमारे पास एक और वेक्टर लिया जाता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर नो फिक्स ओरिजिन, ऐसा वेक्टर, फ्री वेक्टर इज द वेक्टर विच कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर इन द स्पेस, जिसको किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी, अगर आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल के तौर पे स्पेस में वेक्टर मौजूद है, जिसे हम हेड टू टेल रूल में भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करवा रहे होते हैं, तो वो फ्री वेक्टर होते हैं जिनको आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह पर जाकर फिक्स किया जा सकता है। लेकिन याद रखनी है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो, विच कैन ट्रांसफर एनीवेयर, जिसको कहीं पे भी ट्रांसफर किया जा सकता हो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ए वेक्टर है उसके साथ हमने आगे बी वेक्टर को ऐड करवाया, तो ये आपके पास बी वेक्टर जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा? फ्री वेक्टर।
फिर इक्वल वेक्टर उस वक्त इक्वल होगा जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम हो तो वो आपके पास कहलाएगा इक्वल वेक्टर। जैसे अब ये आपके पास एक वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, नॉट इक्वल वेक्टर। तो इसको क्या कहा जाएगा, इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। इसी तरीके से नीचे वाले एग्जांपल में देखें, आपके पास मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज है। मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से ये भी क्या कहलाएगा आपके पास, नॉट अ इक्वल वेक्टर। उसके बाद बारी आती है ऑर्थोगोनल वेक्टर की। याद रखें, इस ऑर्थोगोनल का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जब परपेंडिकुलर का वर्ड आ गया, नॉर्मल का वर्ड आ गया, ऑर्थोगोनल का वर्ड आ गया, आपके माइंड ने डायरेक्ट बताना है कि इसमें जो एंगल है वो कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। व्हेन थीटा बिटवीन ए एंड बी इज 90, ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गई तब जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जो हो वो 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इनको अगर देखें, किसी भी वेक्टर को देख लें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तीनों में जो एंगल होगा वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, इनके दरमियान देख लें 90 डिग्री, इनके दरमियान 90 डिग्री, तीनों आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास आई जे में देखें या इनके वो दो वेक्टर्स है और बी वेक्टर लें और उनके दरमियान एंगल देखें तो ये भी कितना है आपके पास, 90 डिग्री। तो आज की इस वीडियो में हमने वेक्टर्स और उसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर मज़ीद हम इस वेक्टर को अगले नेक्स्ट क्लासेस में मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। इसके मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी निकालेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।